यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बायोलॉजी सीरीज में आज हम उत्सर्जन तंत्र को लेकर के उत्सर्जन अंग, जैसा कि आप उत्सर्जन से समझ गए होंगे कि खराब पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे हमारे शरीर में यूरिया बन जाता है, तो यूरिया को बाहर निकालने के लिए ब्रिक जो है ना, छनने का कार्य करता है और ब्रिक छान करके यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो कुछ जंतुएं हैं, जैसे पहला, यदि आप जंतु अगर एक कोशिकीय होगा, अगर ये जंतु एक कोशिकीय होगा तो वहाँ पे उत्सर्जन कैसे होता होगा। एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन कैसे होगा, तो वहाँ कोई विशेष अंग नहीं होता है, वहाँ एक प्रोसेस होता है जिसका नाम विसरण है। विसरण के माध्यम से उसका उत्सर्जन होता है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि उसका विशेष कोई अंग नहीं होता है। संघ अगर पोड़ी फेरा होगा, संघ पोड़ी फेरा होगा तो वहाँ पर नलिका तंत्र होता है, जो नलिका तंत्र के जरिए, और वही संघ सेलिन्ट्रेटा होगा तो वहाँ पे कोशिका के द्वारा ही हो जाता है। वही चिपटे अगर क्रेमी होंगे तो क्रेमी में आपको याद रखने हैं कि ज्वाला कोशिका से हो जाते हैं चपटे क्रीमी में। और एनिलिडा में याद रखिएगा, एनिलिडा में ब्रिक होता है। एनिलिडा को आपको ध्यान रखना है कि एनिलिडा में ब्रिक के जरिए उत्सर्जन होता है। जैसे मनुष्य में होता है वैसे एनिलिडा में भी होते हैं। और एनिलिडा समूह का ब्रिक के जरिए होता है। वही आपको अर्थोपोडा जिसमें कीट समूह आते हैं, उसमें भी नलिका होता है। याद रखिएगा, नलिका तंत्र जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, नलिका के जरिए अर्थोपोडा में भी होता है। और ब्रिक में जो है मोलस्का में होता है। वही मोलस्का में मूत्र अंग जो है के जरिए होता है मोलस्का में। और एनिलिडा में आपका ब्रिक होता है। वही आपका वर्टिब्रेट है जिसमें ब्रिक होता है। वर्टिब्रेट वे होते हैं जो जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो जितने भी वर्टिब्रेट है वो ब्रिक के जरिए उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन जान लीजिए। दूसरा है आपका फेफड़ा। मनुष्य में तीसरा है आपका त्वचा से भी उत्सर्जन। और चौथा है, चार है जो जिसमें आपको एक हो जाएगा यकृत भी उत्सर्जन का काम करता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे उत्सर्जी अंग है। और इससे मनुष्य में जो है ना उत्सर्जन किसी न किसी पदार्थ का होता है। मनुष्य में हम सबसे पहले ब्रिक की चर्चा करेंगे कि ब्रिक से क्या कार्य होता है। मनुष्य में एक जोड़ा ब्रिक होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसी को हम अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। और एक जोड़े में होते हैं। हमारे शरीर में एक जोड़ा में ब्रिक है, एक जोड़ा किडनी है, जिसका वजन अगर कहे तो 140 ग्राम लगभग आप कह सकते हो। 140-150 एग्जाम में आ सकता है। तो 150 ग्राम लगभग में आप मान सकते हैं, या 140 ग्राम, ये ध्यान रखेंगे। और इसके आंतरिक और बाह्य भाग होते हैं। बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, वही आंतरिक भाग को आपको मेडुला के नाम से जाना जाता है। तो इसके आंतरिक और बाह्य भाग को आपको याद रखना जरूरी है। याद रखेंगे कि इसमें इसमें जो है ना बहुत सारे नलिकाएं होते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें जो है, अगर ब्रिक की इकाई का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो नेफ्रॉन है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेफ्रॉन को हम ब्रिक की इकाई कहते हैं। और नेफ्रॉन कुछ और नहीं है, मतलब नलिकाएं हैं। लगभग आपको 1.25 करोड़ के नज़दीक में नलिकाएं होते हैं। सारे नलिकाएं को हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। नेफ्रॉन में एक प्याली जैसे रचना होती है, प्याला जैसा रचना। उस प्याले को हम बोमैन संपुट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन में एक प्याली जैसी रचना है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोमैन संपुट कहते हैं। ब्रिक का प्रमुख काम प्लाज्मा को छानना है। हमारे शरीर में प्लाज्मा आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये प्लाज्मा में यूरिया होता है। इसी प्लाज्मा को छानने का काम अगर कोई करता है तो यही किडनी या ब्रिक आप कह सकते हैं, जिससे यूरिया बाहर हो जाता है। अर्थात इसमें यूरिया होता है और यूरिया जो है बाहर हो जाता है। अगर हमारा ब्रिक या किडनी किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तो वैसे परिस्थिति में याद रखिएगा कि यूरिया छानना बंद हो जाता है। और ये एक कृत्रिम विधि से कराया जाता है, कृत्रिम ब्रिक के जरिए जो है ना कराया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें कि प्रत्येक रोज हमारे जो शरीर से मूत्र का जो त्याग होता है, वो आपको ध्यान रखना है कि 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर हर रोज जो है ना ये मूत्र का त्याग हमारे शरीर करते हैं। इसमें एक रंजक होता है जो यूरोक्रोम नाम का पीला होता है। हमारे शरीर का जो मूत्र होता है वो पीला क्यों हो जाता है, तो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है।
इस बातों को ध्यान रखें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी पीएच की बात करें तो पीएच मान 6 होता है, अर्थात ये अम्लीय होंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका जो है अम्लीय है या क्षारीय है, तो ये अम्लीय होंगे क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 6 है और 7 से कम वाले को हम अम्लीय कहते हैं। ब्रिक में जो है आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक में बनने वाली जो पत्थरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, अर्थात हमारे शरीर में जो पत्थरी बन जाता है, कभी कभी सुनते होंगे कि किडनी में पत्थर है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है, अर्थात कैल्शियम का बना हुआ है। कौन सा तत्व है ब्रिक के पत्थरी में? तो कैल्शियम है। आप इसको बात को ध्यान रखेंगे। तो ब्रिक से संबंधित इतनी प्रश्न आपको, मतलब ये सारे बेसिक जानकारी आपको आना चाहिए था और ये से प्रश्न अगर बनते हैं तो आप आसानी से बना पाएंगे। आइए हम त्वचा को समझते हैं। त्वचा भी हमारे शरीर में जो है ना एक प्रकार का तैलीय ग्रंथि है और ये याद रखिएगा कि त्वचा भी हमारे शरीर में उत्सर्जित का काम करता है, अर्थात इसमें 2 ग्रंथियां होती है, एक का नाम तैलीय है, एक का स्वेद है। तैलीय ग्रंथि याद रखें यह जो है उत्सर्जन उत्सर्जन का कार्य करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और श्वेत ग्रंथि पसीने उत्सर्जन का काम करता है, पसीना। अर्थात आपसे पूछा जाए कि त्वचा से तो होता ही है, त्वचा से तो ही उत्सर्जन होता ही है, लेकिन याद रखेंगे कि पसीना किस ग्रंथि से होता है, मतलब त्वचा के किस ग्रंथि से होता है? तो श्वेत ग्रंथि से होता है, तैलीय ग्रंथि से नहीं होता है। तो ये पसीना के बारे में आपको ध्यान रखना है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें यकृत की, तो यकृत भी उत्सर्जन का काम करता है। यकृत में याद रखिएगा कि यकृत का काम है अमीनो अम्ल तथा अमोनिया को यूरिया में बदलना, अर्थात हमारे शरीर में जो प्रोटीन टूटता है, ये प्रोटीन अमीनो अम्ल या अमोनिया में बदलता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक ये यूरिया नहीं बनेगा तब तक ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए यूरिया में बदलने का काम कौन करेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यकृत करेगा और इस तरह से ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया का उत्सर्जन करने वाला कोई और नहीं, यकृत है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ ब्रिक की बात की है, यूरिया का उत्सर्जन यानी अर्थात कहने का मतलब है ब्रिक में यूरिया छानने का काम होता है, लेकिन उत्सर्जन का काम आप अगर यदि पूछेगा कि हमारे शरीर से यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो यकृत आपका आंसर राइट होगा, न कि आपका ब्रिक होगा। इस बातों को ध्यान रखना है। अब हम फेफड़ा की बात करते हैं। हमारे शरीर में फेफड़ा भी है जो उत्सर्जन का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में जब O2 जलता है तो CO2 बनता है। अब ये CO2 हमारे शरीर से बाहर कौन किसके जरिए निकलता है? तो इसी फेफड़ा के जरिए निकलता है। इसीलिए ये हमारे लिए घातक हो सकता है। ये तो फेफड़ा आपको पता होना चाहिए कि फेफड़ा से भी उत्सर्जन होता है और फेफड़ा में आपका याद रखना है कि फेफड़ा में क्या उत्सर्जन किया जाता है। तो फेफड़ा से आपको CO2 और याद रखेंगे कि गैस का उत्सर्जन होता है। गैस में आप कौन सा गैस? जैसे आप लहसुन या प्याज खाते हैं, प्याज या लहसुन, ये गैस रूप में पाचन होता है, इस बात को ध्यान रखें। मतलब ये खाने के बाद आपको गैस बनता है और ये गैस का उत्सर्जन कोई और नहीं फेफड़ा करेगा। अगर ये फेफड़ा में थोड़ा-सा भी कमी हो गया या डैमेज होगा, तो याद रखिएगा कि इनका आपका पाचन जो है नहीं होगा शरीर से और इससे आपका शरीर में गैस बनने का शिकायत होने लग सकता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे कि तंत्रिका तंत्र आपका तंत्रिका तंत्र से जुड़ी प्रश्नों को समझेंगे और उससे जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए हम तंत्रिका तंत्र को समझते हैं। मानव शरीर का जो है तंत्रिका तंत्र, ये वैद्युत आवेग मस्तिष्क को पहुंचाने वाला है। वैद्युत आवेग मस्तिष्क तक पहुंचाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और सभी एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जो हमारे शरीर में यदि कटता फटता है तो तुरंत मस्तिष्क को सूचना देने वाला और कोई नहीं, तंत्रिका तंत्र ही है। याद रखेंगे कि अगर अगर मान लीजिए कि सोडियम तथा पोटेशियम, ये इन संकेतों का अवतरण जो होता है सोडियम और पोटेशियम के द्वारा होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम के द्वारा ही संकेतों का अवतरण होता है। मानव तंत्रिका की हम बात करें तो ये 3 तरह से हम बांट सकते हैं। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा, केंद्रीय। दूसरा होगा आपका केंद्रीय परिधीय और स्वाधीन, परिधीय। और तीसरा होगा आपका स्वाधीन। तो इस तरह से 3 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इससे संपूर्ण शरीर का नियंत्रण होता है। संपूर्ण शरीर का नियंत्रण आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है और यह 2 भागों में विभक्त है।
एक तो पहला भाग आपका है मस्तिष्क, एक पहला भाग आपका मस्तिष्क होगा और दूसरा भाग आपका हो जाएगा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। तो तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। वही मस्तिष्क के अगर डिवाइड करें तो मस्तिष्क भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपके एग्जाम से मस्तिष्क से ही पूछे जाते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आगे जो हमारे आगे का भाग है अग्र मस्तिष्क है, जो पीछे का भाग है पश्च मस्तिष्क है और बीच का भाग को हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क में भी 2 प्रकार आपको देखने को मिलेगा। मतलब अग्र मस्तिष्क जो होंगे, अग्र मस्तिष्क ये आपका जो है 2 भाग देखने को मिलता है। एक भाग आपका सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, और एक भाग आपका डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सेरिब्रम ही हमारे सोचने समझने के और बुद्धि का केंद्र है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और डायनसेफ्लॉन को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। अर्थात थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसमें होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हाइपोथैलेमस किस मस्तिष्क का भाग है। तो कभी-कभी एग्जाम में डायनसेफ्लॉन होगा और नहीं तो अग्र मस्तिष्क होंगे। तो इस बातों को ध्यान रखना है, या तो अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट है ये या डायनसेफ्लॉन का पार्ट है। तो इस अंदर में जाकर के आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हाइपोथैलेमस है या थैलेमस है, ये मस्तिष्क के कौन से भाग हैं? तो मस्तिष्क के डायनसेफ्लॉन के भाग है या अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पश्च मस्तिष्क की हम चर्चा करते हैं। पश्च मस्तिष्क में आपको ध्यान रखना है कि सॉरी, उससे पहले हमको मध्य मस्तिष्क को जानना है। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क में 2 भाग यहाँ भी दिखने को मिलता है, लेकिन मध्य मस्तिष्क से ज़्यादा आपको प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे हम पश्च मस्तिष्क को ही चर्चा करेंगे, पश्च मस्तिष्क से पूछे जाने वाले प्रश्न। पश्च मस्तिष्क में आपका कौन-कौन चीज़ें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है? तो इसके सेरिबेलम भाग है, एक भाग सेरिबेलम है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में आप कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। सेरी यहाँ पे सेरिबेलम है, ठीक है? सेरिबेलम। अब इस सेरिबेलम जो है ऐच्छिक शक्ति का जो है ना वाहक है, अर्थात कहने का मतलब है इसके कारण आपका ऐच्छिक शक्ति रहता है। अब अर्थात अगर इसमें अगर डैमेज होगा तो आपका ऐच्छिक शक्ति खत्म हो जाएगा। जैसे इस मार्कर को हम उठा करके यहाँ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमारा पश्च मस्तिष्क सही है। अगर इस सेरिबेलम में प्रॉब्लम होगा तो हम इसको उठाना तो चाहेंगे लेकिन अपने मर्जी से उठा नहीं पाएँगे। ऐच्छिक शक्ति नष्ट हो जाती है सेरिबेलम में। और सेरिब्रम आपका सोचने और समझने का केंद्र है। इस बातों को ध्यान रखें, बुद्धि का केंद्र है। तो इस सेरिबेरम और ये पिछले मस्तिष्क का भाग है और वही सेरिब्रम आपका अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो इस तरह से आपको ये दोनों बात हमेशा याद रखना चाहिए। मस्तिष्क की बात अगर थोड़ा-सा कर ले इसके बेसिक डिटेल की, तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन अगर कहें तो 1400 ग्राम होता है लगभग में, अर्थात 1.5 केजी आप लगभग में कह सकते हो या 1400 ग्राम कह सकते हो। सेरिब्रम का हम अगर कार्य की बात करें, तो सेरिब्रम के कार्य से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सेरिब्रम के क्या-क्या कार्य है। यह मस्तिष्क का विकसित भाग है, जैसा कि आपको पता है कि बुद्धि का केंद्र है तो स्वाभाविक है कि ये विकसित भाग होगा और यह ज्ञान, वाणी और चिंतन का केंद्र है। अर्थात यहीं से हम ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान को बाँटते हैं या चिंतन का केंद्र है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे हम मस्तिष्क से आगे और भी आपको बताने जा रहे हैं कि इसके और क्या कार्य हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सेरिब्रम आपका ज्ञान का और वाणी का केंद्र है, जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं। और इस जो है थैलेमस की बात कर ले रहे हैं, जिसमें अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। थैलेमस का कार्य हम बता रहे हैं कि थैलेमस का क्या कार्य है। तो थैलेमस का कार्य जो है आपको ध्यान रखना है कि यह जो है ठंडा, गरम, दर्द पहचानने में हमको मदद यही करता है थैलेमस, अर्थात अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। लेकिन अग्र मस्तिष्क को हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर दिए हैं, एक सेरिब्रम है और एक डायनसेफ्लॉन है। उसी डायनसेफ्लॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, जिसमें से ठंडा, गरम आप पहचान पाते हैं। जैसे किसी चीज़ को आप कह देते हैं ठंडा है या गरम है, तो ये कैसे कर पा रहे हैं? इसका डिफरेंसेस कैसे कर पा रहे हैं? तो आपके अंदर एक थैलेमस मस्तिष्क है, जिसके कारण आप ऐसा कर पा रहे हैं। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? हाइपोथैलेमस में यह जो है ना भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण करने वाला पार्ट है। एक हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। इससे एग्जाम में पूछा गया है। आपको एग्जाम में यही कन्फ्यूज करेगा, थैलेमस होगा कि हाइपोथैलेमस होगा। ये 2 बातें हैं
जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ठंडा, गर्म और ये सब महसूस कराने वाले काम जो है ना, पहचानने का काम थैलेमस करता है। मतलब ताप ताप का अगर नियंत्रण करना है तो वही हाइपोथैलेमस होगा, लेकिन नियंत्रण ना पूछ करके ताप को पहचान कराएगा तो वो आपको थैलेमस होगा। इस बातों को ध्यान रखना है। पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सारे के सारे नियंत्रण किससे हो रहा है? तो ये हाइपोथैलेमस के कार्य, ये नियंत्रण मतलब ये कंट्रोल करने में का कार्य करती है और ये सारे पहचानने का काम करता है। इस बातों को ध्यान रखना है। ये आप अब पीछे हम मध्य मस्तिष्क की भी बात किए हैं, जिसमें से हम मध्य मस्तिष्क में आपको कार्पोरा कार्डियोना के कार्य हम बता रहे हैं कि मध्य मस्तिष्क का ही एक भाग है कार्पोरा कार्डियोना। ये दृष्टि और श्रवण वाणी को नियंत्रण करता है, अर्थात हमारे दृष्टि कहाँ तक पड़े, दृष्टि कहाँ तक पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है और हम कहाँ तक सुन सकते हैं, इसको कंट्रोल में करने का कार्य कौन कर रहा है? तो ये मध्य मस्तिष्क से कर रहा है। मतलब मध्य मस्तिष्क यहाँ पर ध्यान केंद्रित कराता है। सेरी सेरिबलम की कार्य हम सेरिबलम की कार्य अगर बात करें तो सेरिबेलम का कार्य मध्य मस्तिष्क मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है। मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु का जोड़ने का काम सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम नहीं। सेरिबेलम का कार्य आपको संतुलन बनाए रखना है शरीर को, अर्थात अभी हम बताए हैं कि कोई चीज हम इच्छा से अनुकूल उठा पाते हैं तो ये सेरिबेलम का कार्य है। एक हमारे शरीर का भाग है, पश्च मस्तिष्क का ही भाग है, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला मेडुला ओब्लांगेटा, इस बातों को ध्यान रखें। मेडुला ओब्लांगेटा ये शरीर का है, हमारे मस्तिष्क का ही एक भाग है और ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिएगा कि हमारे शरीर में धड़कन धड़कता है, श्वसन होता है, तो इस सभी पर कंट्रोल कौन कर रहा है? तो मेडुला ओब्लांगेटा ही करता है। जैसे उल्टी कभी कभी हो जाता है तो उल्टी का भी नियंत्रण कौन करता है? तो ये आपका मेडुला ओब्लांगेटा करता है। तो कंट्रोलर एक एक तो मेडुला ओब्लांगेटा है और दूसरा हाइपोथैलेमस है। ये अलग कंट्रोल करता है, ये अलग कंट्रोल करता है, तो दो कंट्रोल है हमारे मस्तिष्क में। याद रखेंगे कि क्या-क्या हमारे शरीर से ये कंट्रोल करने का काम करता है, श्वसन, धड़कन और उल्टी, ये आपका मेडुला ओब्लांगेटा का काम है। अब हम मेरुरज्जु की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम मेरुरज्जु आप बताए हैं कि मेरुरज्जु होते हैं इसके पार्ट, दो पार्ट हैं पश्च मस्तिष्क के, जिसमें से आपको सेरिब्रम और मेरुरज्जु की बात किए हैं। तो मेडुला ओब्लांगेटा का पिछला भाग को हम मेडुला ओब्लांगेटा का इसी मेरुरज्जु में मेडुला ओब्लांगेटा होता है, जो इसका पिछला भाग जिसको हम मेरुरज्जु कह रहे हैं, मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। अब यह नियंत्रण एवं समनव्यन का कार्य करता है। नियंत्रण मतलब अभी बताए हैं कि कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर है तो क्या करेगा? नियंत्रण और समनव्यन। हमारे शरीर में एक नहीं, एक ही साथ कई क्रियाएं संपन्न हो जाती है, जैसे देखने का, कभी हंसने का, हंस भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कभी सोच भी रहे हैं, तो ऐसी क्रियाएं एक साथ हो जा रही हैं। तो एक साथ नियंत्रण और समनव्यन कौन करा रहा है? तो यही करा रहा है आपका मेरुरज्जु, अर्थात हम ये मेडुला ओब्लांगेटा का ही एक भाग है। यह नियंत्रण और समनव्यन का कार्य करता है। अब हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। अभी हम तंत्रिका तंत्र के जो है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे थे, जिसमें आपको ये सारे मस्तिष्क की चर्चा हुए हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र भी हमारे शरीर में है, अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र ये क्या करता है? ये कहाँ पर है? ये कपाल में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और कपाल का मेरुरज्जु तंत्रिका है, इस बातों को ध्यान रखना है। कपाल में 12 जोड़ी जो है मेरुरज्जु होता है और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। तंत्रिका जो है आपको ध्यान रखना है कि तंत्रिका के इकाई को हम न्यूरॉन कह रहे हैं। तंत्रिका के इकाई को न्यूरॉन। तो अभी हम दो चीज आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बताए हैं, एक तो न्यूरॉन और एक नेफ्रॉन, जो कि नाम सुनने में जो है ना एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है न्यूरॉन जो कि तंत्रिका की इकाई है, नेफ्रॉन जो कि आपकी वृक्क की इकाई है, उत्सर्जी अंग का इकाई है। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक स्वाधीन या स्वायत्ताई जो है ना तंत्रिका तंत्र होता है, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का बना होता भाग है, जो स्वायत्ताई और जो तंत्रिकीय तंत्र हैं। इस तरह से यही जो है आगे चल करके, अब हम ये सारे चीज अभी तंत्रिका तंत्र की चर्चा कर दिए हैं। अब हम अगला तंत्र हमारा जो होगा कंकाल तंत्र हो। कंकाल तंत्र से भी कुछ प्रश्न आते हैं। कंकाल तंत्र में आपको ध्यान रखना है कि कंकाल तंत्र में क्या क्या पढ़ना है। कंकाल तंत्र, चलिए कंकाल तंत्र को थोड़ा समझ लेते हैं कि इस स्केलेटिंग सिस्टम में क्या क्या आपको स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इसके दो भाग बनाए गए हैं। एक भाग आपका है
अक्षीय है, एक उपांगीय है। अक्षीय और उपांगीय। अक्षीय और उपांगीय को समझ लेते हैं कि क्या होता है। अक्षीय कंकाल जो है, अक्षीय दो भाग इसके भी हैं, खोपड़ी और कशेरुकी दंड। खोपड़ी और कशेरुकी दंड अक्षीय भाग में आते हैं। खोपड़ी को याद रख लीजिए। खोपड़ी किस कंकाल तंत्र का भाग है या किस तंत्र का भाग है, तो कंकाल तंत्र का भाग है खोपड़ी। और उसी में एक कशेरुकी दंड, कशेरुकी दंड कहिए, ये दोनों भाग जो है ना आपका कंकाल तंत्र का भाग है, वो भी अक्षीय है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। खोपड़ी की बात करें तो मनुष्य के सिर के खोपड़ी, सिर में खोपड़ी होती है। इसके खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। तो हड्डी से पूछा गया कि खोपड़ी में कै गो हड्डी होता है, 29 गो। 29 हड्डी होते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 29 इस बातों, और 8 अस्थि मस्तिष्क में। इस 29 में से आपका 8 जो है मस्तिष्क में है। पूरे पूरे खोपड़ी का मतलब है उसमें सारा मस्तिष्क उस्तिष्क सब आ गया। तो ये सारी चीज 8 मस्तिष्क में आएंगे, 14 चेहरे में आएंगे, और इस तरह से। और 6 जो है ना कान के हड्डी होंगे, कान के। ठीक है, तो कान के हड्डी कितने हैं? 6। उसके बाद आपका है 8 हो गया और 14 हो गया। टोटल जोड़ के कितना आ रहा है देख लीजिए, 28 आ रहा है। और एक हड्डी जो है आपका हायड नाम का अस्थि अस्थि होता है, जो एक अस्थि होता है। तो ये इस तरह से 29 हड्डियां आपको खोपड़ी का होता है। जोड़ करके टोटल बताए गए हैं। एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपको ये बात ध्यान रखना है। कशेरुकी दंड की बात करें तो मनुष्य में 33 जोड़ी कशेरुकी दंड है। 33 33 है, 33 जोड़ी नहीं, 33 कशेरुकी 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 दंड जो है आपका 33 है, अर्थात 33 इसके हड्डियां हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। एटलस कशेरुक जो है ना खोपड़ी का सीधा रखता है, मतलब उसमें एक एटलस है जो सीधा रखता है। तो पूछा जा सकता है कि हमारे कशेरुक दंड में खोपड़ी को सीधा रखने के लिए कौन सा अस्थि है, तो वो है एटालस, एटलस है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है? सिर को सीधा रखना, मतलब कशेरुक दंड के जो कार्य हैं वो सिर को क्या करता है? सीधा रखता है। गर्दन, करा और आधार को प्रदान करता है, मतलब गर्दन को टाइट करके रखता है। कौन? तो यही। अगर इसमें टूट जाएगा अगर हड्डी, तो समझिए कि गर्दन झुलस के ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब इस तरह की एक्टिविटी हमारे शरीर से होने लगेगी। इस बातों को ध्यान रखना है। इसीलिए कशेरुक दंड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 33 कशेरुकी में गर्दन में 12, याद रखिएगा 12 जो होता है गर्दन में, और वक्ष में आपको 5 होते हैं, और 5 में ए, पा, देखिए 12 होते हैं वक्ष में, 7 गर्दन में होते हैं, और 5 किसमें होता है? कट्टी में। तो कितने हो गए टोटल? अब 5, और उसके बाद है 4 कुछ, इस तरह से जोड़ करके टोटल 33, ठीक है, हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको गर्दन वाला याद रखना है और वक्ष वाला याद रखना है। मतलब इतनी बात, लेकिन टोटल याद 100% रखिए। कशेरुक कितने कशेरुक है? तो 33 है। लेकिन खोपड़ी में कितने हैं? 29 है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम के दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब हम उपांगी कंकाल तंत्र की बात करेंगे। तो इसमें दो दो भाग हैं, जिसमें से अस्थि और मेखलाएं देखने को मिलता है। पाद अस्थि, इसमें 118 अस्थि हैं। पाद अस्थि में जो 118 अस्थि हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि ये एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से आपका 29 और 33 ये दोनों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो आपके काफी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फीमर को याद कर लीजिए। फीमर हमारे जांग की सबसे बड़ी हड्डी और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि फीमर और स्टेपिज को याद कर लीजिए, या स्टेपस को याद कर लीजिए। स्टेप स्टेपस को भी याद कर लीजिए। ये कान की हमारी सबसे छोटी या शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आप एग्जाम के दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। मांसपेशियां और अस्थि को जोड़ने वाले को हम टेंडन कहते हैं। टेंडन टेंडन भी आपको याद रखना है।
मांसपेशिया और हड्डी को जोड़ने वाले को हम टेंडन कहते हैं, अर्थात बोन मैरो और अस्थि जो हड्डी है, बोन को मांसपेशिया से जोड़ने वाले को हम क्या कह रहे हैं, टेंडन कह रहे हैं। लेकिन एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट। तो लिगामेंट को आपको याद रखना है, लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है, ठीक है, बोन से बोन को जोड़ता है। तो लिगामेंट भी जोड़ने वाला है और टेंडन भी जोड़ने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखें कि हम इसको ध्यान रखेंगे कैसे, एग्जाम में कंफ्यूज तो नहीं कर जाएंगे कि भाई टेंडन होगा कि लिगामेंट होगा। तो हम एक ट्रिक के जरिए याद कर लेते हैं, जैसे बीबी लाल है, बीबी लाल है, लिगामेंट याद रखेंगे, बीबी लाल है। तो ऐसे लाल होने से आपको ये बात याद रहेंगे कि हाँ, लिगामेंट का मतलब बी से बोन और बी से बोन, अर्थात हड्डी हड्डी को जोड़ने वाले, अस्थि अस्थि को जोड़ने वाले को लिगामेंट कह रहे हैं। और टेंडन किसको कह रहे हैं, तो वो टेंडन कह रहे हैं बोन से, मतलब जो मांसपेशिया को जोड़ रहा है उसको हम टेंडन कह रहे हैं। तो अब इस ट्रिक को अगर याद रखेंगे, एक याद है तो दूसरा आपका कंफ्यूज नहीं हो सकता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं, इसीलिए ये 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए एग्जाम के दृष्टि से। आगे अस्थि को जोड़ने वाले को हम अभी बता दिए हैं कि लिगामेंट कहते हैं। कान जो होता है, आपको 6 हड्डी होते हैं, जिसमें से आपको सभी के नाम याद रहना चाहिए, लेकिन सब याद रहे ना रहे, इंकस को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। 2 हड्डी आपका इंकस का है। मेलियस को भी याद कर ही लीजिए, मेलियस जो है इसमें भी 2 हड्डी हैं, तो इस तरह से 4 हो गए। और 2 हड्डी आपका एस्टेपस है, एस्टेपस जो अभी हम बताए हैं, एस्टेपस जो कान की सबसे छोटी हड्डी है, तो 2 हड्डी। इस तरह से कान में टोटल कितने हड्डी हैं, तो कान में टोटल 6 हड्डी हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। अब हम घुटना के 2 हड्डी, घुटना में भी 2 हड्डी होते हैं, जिसे पटेला कहा जाता है, पटेला। तो पटेला किसकी हड्डी है, तो टांग की हड्डी है या घुटना की हड्डी है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पटेला, ठीक है। कलाई की हड्डी का कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स जो होगा, कार्पल्स का नाम जो है कलाई की हड्डी है, इस बातों को ध्यान रखने। तो ये सारे हैं कान की हड्डी का नाम और कलाई की हड्डी का नाम और घुटने की हड्डी का नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है। कलाई की हड्डी का नया नाम जो है ना कार्पल्स है। इसकी जो अगर हम संख्या पूछे तो संख्या अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन याद रख लीजिए 16 इसकी संख्या होती है, 16 इसकी संख्या होती है। तो हम यहीं पे अपनी बातों को एंड करेंगे। हम अगले दिन अगले तंत्र को बता करके आपको बायोलॉजी के सीरीज को खत्म करने का प्रयास करेंगे।